हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख। बिल्कुल, ये हैं सबा शेख और मैं हूं अली आबिद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों की जिंदगी में ढेरों खुशियां लाएगा। वैसे तो मेरे पास और सबा के पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, बातें हैं करने के लिए। आज इन 2 घंटे में 9 से 11 में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन हमने आज प्लान किया है कि गुफ्तगू का आगाज करेंगे अपने मसाइल से। चूंकि एंकर्स को जो है ना सबसे ज्यादा मसला दरपेश तब होता है जब वो या तो खबर पढ़ रहा हो या कोई बात कर रहा हो तो उससे फंबल हो जाए, जबान ट्विस्ट कर जाए। तो ऐसे कई मौके पर हमने देखा है कि प्रोड्यूसर के साथ सबसे ज्यादा जो है ना सेलेक्ट तो अगर अच्छी है आपकी तो सही है, और अगर थोड़ी बहुत भी आपकी रिफ्ट चल रही है ना तो फिर जरा मसला होना शुरू हो जाता है। सब आपके साथ भी यकीनन हुआ होगा। अल्लाह का शुक्र बड़े जबरदस्त हैं और कोऑपरेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपकी जबान जिस दिन ट्विस्ट कर रही हो उस दिन आपके लिए न्यूज पढ़ना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि वो फिर टंग ट्विस्टर बन जाता है आप और आप बहुत सारी ट्विस्ट और फिर आते हैं फंबल टंबल। और कल भी जो है ना ये मैंने गुड मॉर्निंग आज में निकाला था। अच्छा। वैसे तो फंबल होता है, लेकिन मैं कहती हूँ जी फंबल टंबल हो गया। अच्छा जी, जबान ट्विस्ट कर रही हो जब और बहुत सारी खबरें पढ़नी हो तो आपके सामने बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज हैं जो कि आपने पढ़ने भी हैं, और बिल्कुल न्यूज़ में तो आपके पास मार्जिन ही नहीं होता कि आप कोई गलती करें या किसी किस्म की आप रिपीटेशन भी कर दें। लेकिन बहरहाल फिर भी गलतियां तो सभी से होती हैं और मेरे ख्याल में कवर अप भी करते हैं। लेकिन एंकर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है उस वक्त कि आप ब्रेकिंग कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने ब्रेकिंग आ जाए और उसमें ऐसे अल्फाज लिखे हों, अब आपके मुंह में जो है वो सलाइवा बहुत ज्यादा मेंटेन हो रहा हो और फिर ये कहा जाता है फौरन से हम लोग कहते हैं जी स्प्राइट मंगा दें ताकि थोड़ी सी जबान तुर्श हो जाए। अच्छा, एक और भी चीज है, जैसे ते के बाद अगर शीन आ जाए तो ते के बाद अगर शीन के साथ कोई जुमला बन रहा है तो वो थोड़ा जो है मुंह ट्विस्ट करने लगता है। उसके साथ साथ सीन के बाद शीन आ जाए तो भी जरा मसला करने लगता है। बहरहाल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वक्त के साथ साथ हम लोग सीख जाते हैं, क्योंकि अगर जब शुरू में आते हैं तो कुछ हमारे साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन बहरहाल फिर जितने भी हमारा स्टाफ होता है वो हमें काफी सपोर्ट करता है और फिर चीजों को की मदद देता है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें ओवरकम हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों को लगता होगा ऐसा शुरू में कि शायद हम लोग जो हैं वो कोई बहुत ही ज्यादा फंबल मान रहे हैं। हाँ। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है। हाँ। और होता ये है कि ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल काम करते हैं तो गलतियां होती हैं। अच्छा, एंकर्स के के बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं कि जैसे आपको फौरन से पता लगा है कि जी ब्रेकिंग है और उस वक्त आप कुछ खा रहे हैं या स्टूडियो से बाहर हैं तो बहुत सारे मसले होते हैं। तो जनाब ये हो गए हमारे वो मसाइल जो कि हम आपको बताते हैं कि जी फंबल टंबल क्यों आते हैं। फंबल टंबल इसलिए चीजें खा रहे होते हैं और फिर उसके बाद आप न्यूज पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन क्रिकेट टीम की बात करेंगे जो कि बड़े फंबल टंबल मार रही है और एक के बाद डंबल भी मार रही है, फंबल टंबल डंबल मार रही है। तो जनाब ये टर्म अब हमारी क्रिकेट टीम के लिए है कि कभी शाहीन उड़ते हैं ऊंची उड़ान और कभी हो जाती है उनकी नीची परवाज। और जिस तरीके से कल हमारा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ है, हसन अली ना होते पता नहीं हमारी टीम की नैया कौन। और वो तो कहना चाहिए कि डकवर्थ लुइस मेथड के तहत ये मैच जो है वो मुलतवी हो गया, इसको मंसूख कर दिया गया, वरना तो पता नहीं क्या होना था, किस तरह की बॉलिंग थी। इतनी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है न्यूजीलैंड की। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मैच को जो है वो 25 ओवर तक महदूद किया गया था और 151 रन का हदफ फिर पाकिस्तान ने जो है वो। न्यूजीलैंड की बैटिंग इंतहाई शानदार रही। कल का मैच भी न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया और ये सीरीज अब न्यूजीलैंड जीतता जा रहा है और पाकिस्तान के हाथ से ये सीरीज निकलती जा रही है। बहरहाल बहुत सी बातें हैं करने के लिए, आज हम करेंगे। अभी हेडलाइंस की जानिब जाते हैं। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की चाल ही पलट दी, को इस्तीफा दिलवाकर बलूचिस्तान असेंबली को टूटने से बचाने की कोशिश। सवाल यह है, क्या अब इस्तीफे के बाद सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने का खतरा बढ़ गया है या टल गया है? तो मेरे हाथ में इस वक्त जंग मौजूद है और जंग की भी बिल्कुल अच्छा एज यूजुअल
अच्छा, तो बहरहाल उसकी भी लीडिंग स्टोरी है, एक्सप्रेस, बिजनेस रिकॉर्डर, डॉन, ट्रिब्यून, सबकी लीडिंग स्टोरी जो है वो कल बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो तब्दीली आई है, उस पर ही सबने लीडिंग स्टोरी लगाई है। वजीर आला बलूचिस्तान ने कल मुस्ताफी होने का जो है वो ऐलान किया कि अदम एतमाद पर राय शुमारी से पहले ही इख्तिदार छोड़ दिया। फैसला वजीर आजम के मशवरे पर किया, ये मौक़िफ़ अपनाया है साबिक़ वज़ीर आला ने। चूंकि कल वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो अब वो साबिक़ वज़ीर आला हो चुके हैं और सियासी सरगर्मियाँ अब तेज़ हो गई हैं और जान जमाली, सोले भूतानी अब के तौर पर सामने आए हैं। हमने देखा कि विफाक में फजलुर रहमान की पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, लेकिन बलूचिस्तान की हद तक अगर बात करें, जो कल तब्दीली आई है उसमें एक बड़ा किरदार कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की JUI फे का किरदार है और इसमें कुछ पीपल्स खामोश किरदार है। बहरा जी हाँ, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का भी खामोश किरदार है, बल्कि पीपल्स पार्टी से बिल्कुल एक खबर ये भी मैं शामिल करूंगी साथ साथ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है कल बिलावल हाउस में एक इजलास किया और उसमें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में अब अवाम 2018 में उन्हीं को इलेक्ट करेगी। तो PP का ऐसा कहना है कि जी वो इलेक्ट होने जा रही है बलूचिस्तान में 2018 में। और अगर करूं तो डेफिनेटली इट इज ज़हरी रिजाइन टू क्वेल स्पेकुलेशन अबाउट PA डिसोल्यूशन। तो जनाब ये जो बात हो रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, जो बलूचिस्तान में सारा सिनेरियो था, तो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गए और उन्होंने एडवाइस किया सनाउल्लाह कर दिया और उन्होंने रिजाइन कर दिया और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी मैंने पूरी डिवोशन के साथ बलूचिस्तान के लिए काम किया है, लेकिन अब जो डेमोक्रेसी है उसके सेटअप को बचाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं रिजाइन करूं। अब देखना यह है कि अगला CM यानी कि अगला जो चीफ मिनिस्टर होगा वो बलूचिस्तान में कौन होगा। उसमें जान अचकज़ई के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, सरफराज भुट्टी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं और जो जान मोहम्मद साहब अचकज़ई हैं उन्होंने ये बात भी की है कि जी इससे पहले जो नून लीग की हुकूमत है उसने इस तरह ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से बाकी सूबों को ट्रीट किया जा रहा था। तो बलूचिस्तान में अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर इंप्लीमेंट हो चुका है और अब देखना यह है कि आगे अगला नाम किसका होगा, किसको कंसिडर करेगी। कहा जा रहा है कि नून लीग का बिल्कुल वहां पर एक बड़ा वास्ट सा सेटअप है, तो नून लीग से ही जो है वो कोई CM के लिए नाम चलेगा कि क्या फैसला सामने आता है। गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बलूचिस्तान असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, तो ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। जो और इसके साथ साथ अब हम बताएं आपको कि PTI और नून लीग का बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ था कल चकवाल में और जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था वहाँ पर नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो चूंकि इंतकाल कर गए थे, इसी वजह से वो सीट खाली हुई थी और कल का मुकाबला कहा जा रहा था कि एक बार फिर रेफरेंडम साबित होगा कि आया नून लीग पंजाब में मकबूल है या नहीं है। तो बहरहाल नून लीग ने कल अपनी जीत जो है वो एक बार फिर यकीनी बनाई, तो अब लग ये रहा है कि नून लीग की मकबूलियत ताहाल बरकरार है, लेकिन PTI के वोट भी कम नहीं थे। भारी अक्सरियत से नशिस्त जरूर दोबारा जीती है मुस्लिम लीग। बहरहाल अगर PTI की बात करें तो PTI ने भी 62,088 वोट हासिल किए हैं, तो बहरहाल ये एक बड़ा मार्जिन है। अब देखते ये हैं कि आने वाले वक्तों में PTI जो है वो अपना बरकरार रख पाती है, नहीं बरकरार रख पाती है, यही वोट मार्जिन। क्योंकि हमने जितने भी ज़िमनी इलेक्शन देखे हैं, जितने भी इलेक्शन लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखे हैं, जहां जहां नून लीग जीती है वहां पर अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बिल्कुल चकवाल PP20 में तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में जो फैसला हुआ है डेफिनेटली नून लीग के हक में हुआ है और एक बार फिर से जो है वो नून लीग अब यही बात कहेगी कि जी कुछ भी हो जाए लेकिन वोट हमें ही मिलते हैं। तो ये तमाम अहम खबरें हैं जो कि आज अखबारात का हिस्सा हैं। बहुत सारी और भी खबरें हैं वो शामिल करेंगे गाहे बगाहे, लेकिन अभी हम चलेंगे मुख्तलिफ शहरों की जानिब और सबसे पहले इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर की जानिब, पसंदीदा रिपोर्टर की जानिब। ठीक है ना जनाब, तो हुमा भट्ट वहाँ पर मौजूद है और हुमा भट्ट से जानते हैं तफसीलात कि आज लाहौर जा रहा है, क्या एक्टिविटीज है, मौसम कैसा है। हुमा भट्ट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मौसम यकीनन सर्द है बहुत ज़्यादा, लेकिन सियासत की गर्मी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच रही है। इसी वजह से धुंध का भी राज यहाँ पर बरकरार है, जिसकी वजह से लोगों को सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, स्पेशली स्कूल जाने वाले वक्त जो है और क्योंकि धुंध होती है तो उस वक्त थोड़ा सा फोग लाइट्स का भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक आ गया है कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस वक्त अगर मैं बताऊं तो इस वक्त सूरज बिल्कुल मेरे सामने है, तो मौसम बड़ा अच्छा सा हो गया हुआ है। तो इस वक्त बहुत एंजॉय करने वाला मौसम है। मैं देख रहा हूँ कि जब आप बीपर दे रही होती हैं और मौसम का अहवाल बता रही होती हैं तो सूरज बिल्कुल आपके ऊपर होता है, तो बहरहाल आप भरपूर एंजॉय करती हैं मौसम को बीपर देते वक्त। आजकल क्योंकि बहुत पिछले हफ्ते की बात है। अच्छा खैर ये तो बताएं, आप कह रही हैं कि यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। आप ये कह रही हैं सियासी मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है। कल मियां साहब ने बड़ी जबरदस्त तकरीर की है, बल्कि उन्होंने तो शेख मुजीब का नाम ले दिया कि वो तो मुहिब्बे वतन थे, उनको बागी बना दिया, तो वो भी कह रहे थे कि कहीं मैं भी बागी ना बन जाऊं। तो ये शिद्दत कितनी है लाहौर में?
बिल्कुल इसी तरह ही जब लाहौर में जैसे ही पहुंचते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, तो यहाँ पर जब मुलाकातों का सिलसिला होता है तो ये शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ती जाती है और उसकी वजह से हम लोगों को बड़े जुमलेबाजी जो है वो ख़ास तौर पर दिखाई भी देती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं साथ ही कि वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर कोई ना कोई अच्छी सी जो महफिलें हैं वो दिखाई देती हैं, स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो महफिलें हैं वो दिखाई देती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इवेंट्स का जिक्र करूं तो इवेंट्स में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रायवन का जो है इफ्तिताह करने जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। तो आज वहाँ पर क्योंकि बिस्तर जो थे वो 60 से 100 कर दिए गए हैं, तो आज वहाँ पर इफ्तिताह किया गया। हाल हो नून लीग के ऊपर कितना भी प्रेशर, लेकिन अस्पतालों का इफ्तिताह हो रहा है, मोटरवेज के इफ्तिताह हो रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर लाहौर एंड ओवरऑल पाकिस्तान। और जहां तक जुमलेबाजी की अली आबिद कर रहे थे, तो अली आबिद आजकल जुमलेबाजी जो है वो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, जिसको आम अल्फाज में हम ट्वीट्स कहते हैं। और वो क्या ट्वीट्स हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्वीट्स हैं, तो कहीं जाएगा। पेशावर और इस्लामाबाद में कौन कौन से इवेंट्स हैं ये भी बताएंगे आपको, तो हमारे सारे नुमाइंदेगान भी हमारे साथ होंगे, तो कहीं जाएगा मत। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। बहरहाल लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे लाहौर की, अब रुख कर लेंगे पेशावर का और वहां हमें ज्वाइन करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील। तो आमिर, एज यूजुअल मौसम का अहवाल बताइए और ये भी बताइए आज कौन कौन से आम इवेंट्स हैं। देखें अली, यहाँ पर एक बार फिर वही सूरत हाल है। पूरा हफ्ता जो है खुश्क गुजर चुका है, सर्दी ज़्यादा है और लेकिन बारिश की उम्मीद कोई नहीं। और अगले हफ्ते के लिए भी महकमे मौसमियात ने यही पेशन गोई कर दी है कि मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो अपर दीर में रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ पर -5 है, जबकि कालाम में इस वक्त -4। पेशावर के दर्जे हरारत की बात करें तो यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोहाट में 6 है और पाड़ा चिनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम चल रहा है। लेकिन बात वही है कि मौसम खुश्क है और सर्द है, जिसके बाद बीमारियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ख़ास तौर पर गले नाक की जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, खांसी जो है वो भी है और इसके साथ साथ गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और अहम इवेंट की अगर बात करें पेशावर में आज एक अच्छी नुमाइश हो रही है, टैलेंट हंट है। जमात इस्लामी की जानिब से एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। सिराजुल हक जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए। जी बिल्कुल। और दूसरा इसके अलावा कुछ एहतजाज भी हैं आज पेशावर में, ख़ास तौर पर PTCL के जो मुलाजमीन हैं वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करें। और इसी तरीके से यहाँ पर एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो एहतजाज, और इस हवाले से भी इंतज़ामिया के उनके काफ़ी मुश्किलात हैं, उन्हें काफ़ी मसाइल हैं। तो इंतज़ामिया से उनके वो मुज़ाकरात तो होते रहे हैं लेकिन उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, जिसके बायस वो आज एहतजाज कर रहे हैं। सही। अच्छा आमिर जमील, सर्दियां हैं डेफिनेटली और पेशावर की जो फूड स्ट्रीट्स हैं उनकी रौनक के भी क्या अहवाल होता है रात में? देखिए जाहिर है सर्दियां हैं तो गर्म का खास तौर पर नमक मंडी की कढ़ाई पेशावर की मशहूर तरीन जो सौगात है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। दीगर शहरों से भी लोग आते हैं यहाँ पर और खास तौर पर नमक मंडी का। जब मैं पेशावर आया था तो नमक मंडी लेकर गए थे आप। जी बिल्कुल। और एक बार फिर हम आप लोगों को दावत देते हैं, आप आए पेशावर, हम आपको नमक मंडी चले हम आपकी दावत एक्सेप्ट करते हैं, हम जरूर पेशावर आएंगे टिकट के साथ। ठीक है जी। आमिर जमील हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर एक्सेप्ट भी कर लिए, तो डेफिनेटली हम पेशावर आएंगे। और अब हम बढ़ेंगे आज हमारे सीनियर सहाफी नफीस नईम की जानिब, जो कि हमें बताएंगे कि एडिटोरियल्स में आज क्या कुछ है। तो नफीस भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? आज आप काफी स्ट्रेस से लग रहे हैं, खैरियत नहीं हुई आपकी? जी नहीं, वो नमक मंडी का सुना मुझे तो खाना खा के तो याद आ गई वो कहानी, जिस तरह अली की ऑफर पे कह रहे हैं कि हमें टिकट ही भेजें, तो वो तो वैसी है जिसकी कहानी कि फ्री में लेने नहीं 2 लूंगी। तो इनका हाल ये है कि उंगली पकड़ हाथ पकड़ ले, तो भाई वो आते हैं जी कादरीज एजेंडा। अच्छा, कादरी साहब का डॉन का एडिटोरियल है कादरीज एजेंडा, और ये जंग में भी इसी तरह की हवाले से इदारिया है। क्या वाहिद हल धर नहीं है? ये दोनों अखबार और इसके अलावा भी आर्टिकल्स भी ये इसी बात पर सब बहस कर रहे हैं कि एक तो कादरी साहब की उन्होंने इस वक्त पॉलिटिकल जो उनका जिसे कहते हैं एग्जिट हो कि उनकी जो सियासत है उसका
है, मरकज हट रहा है जो वो जिस मकसद के लिए उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी, जो जैसे वो मॉडल टाउन आने के शहीदों के खून का ये लिए मुतहरिक हुए थे। और अब उन्होंने हम देख रहे हैं कि उन्होंने ये उनका बयान है कि नून लीग न सिर्फ अब राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ के इस्तीफों से बात आगे बढ़ चुकी है, अब हम नून लीग को ही खत्म कर देंगे, यानी कि नून लीग का नामो निशान मिटा देंगे। तो इस उनके इस बयान को इदारियों ने, ये तो नून लीग का नैरेटिव जो है वो अब सामने आ रहा है कि बिल्कुल सही था। वो तो ये कहते थे कि ताहिरुल कादरी साहब जो है वो कसास लेने नहीं आए बल्कि हमारी हुकूमत गिराने आए। जी हाँ, तो वही ये कहते हैं कि ये जो है ये इनका इससे लगता तो ये है या तो वो कोई जाती उनका इंतकाम है जो वो नवाज शरीफ बरादरान से लेना चाह रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं। मुख्तलिफ एडिटोरियल्स पढ़े, मुख्तलिफ कॉलम्स पढ़े मैंने, तो उसमें ये था कि हर कोई गो मगो की कैफियत से दो चार था। वो कह रहा था कादरी साहब आते हैं, खूब ऐलानात भी करते हैं, फिर लाओ लश्कर लेकर जो है वो इस्लामाबाद भी चले जाते हैं, अचानक यही बात अली की बात से मैं ये कहूंगी कि कल मरियम औरंगजेब ने भी यही कहा कि भाई कुछ अनडेमोक्रेटिक सा सेटअप है और कादरी साहब आते हैं, जब उनको कहा जाता है तो वो धरने देते हैं, फिर जब उनको कहा जाता है तो बोले जाते हैं। क्या लगता है कितनी सदाकत लगती है इन बातों में? देखिए ये बात सही है कादरी साहब के बारे में कि हमेशा वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब कोई बहरान की कैफियत होती है, उसको जो है मजीद उसको जो है एस्केलेट करने के लिए वो आते हैं। लेकिन इस हवाले से इस दफा जो ट्रेंड चेंज हुआ उसमें ये हुआ कि बड़ी जो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने उनका साथ दिया है। तो ये एक बड़ी अनहोनी सी बात है और इसको भी अच्छा नहीं किया जा रहा कि ये जो है आप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में जबकि नफीस ये देखें कि कादरी साहब ने जो है वो एक कुर्सी पे इमरान खान को और एक कुर्सी पे आसिफ अली जरदारी साहब को बिठाने का फैसला दावा भी किया था कि मैं जब इमरान खान ने पहले जो कहते रहे थे कि हम जरदारी साहब के साथ किसी सूरत नहीं बैठेंगे, उन्होंने कहा ताहिरुल कादरी के कहने पे उनकी वजह से बैठ जाएंगे। और साथ साथ नून लीग की जानिब से तो ये भी कहा गया कि जी ताहिरुल कादरी फिर इमरान खान साहब का निकाह भी पढ़ाते हुए चले जाएं। पता है आपको इस तरह की मतलब बातें हो रही हैं। और वैसे अच्छा आपको बता देता हूं, इस वक्त पूरे मुल्क की जो सियासत होनी चाहिए थी, जो हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज होना चाहिए था, वो ट्रंप की ट्वीट, अमेरिका जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है, ये होना चाहिए था। और हम मसाइल में आपसी मसाइल हम देखें ना, 2 दिन पहले हम ट्रंप की धमकियों पर बहस और बायसा हो रहा है, आप पार्लियामेंट में चला गया केस, आपको ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक शादी की खबर आई और पूरी शादी की खबर पे तो इमरान खान साहब कह ही रहे हैं, बिल्कुल ट्वीट हो रहे हैं ना बहस और बायसा हो रहा है, दब गया वो मामला। तो ये एक अलमिया है, एक सोचने की बात है कि हम किस मकाम पर हैं। दूसरा ये कि इस अखबारों ने साथ में ये कहा है, फिर वो ये भी अंदिया दिया है कि चेंज करने की कोशिश की जा रही है और साथ में नून लीग को भी बताया है कि नून लीग डिक्टेरियल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं कराची में एक आप देखें तबादुर से वाक़यात हो रहे हैं। तकरीबन ये 15 दिन के अंदर 7 ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ शहरियों ने जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, उन कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, गाड़ी चढ़ा दी है, मोटरसाइकिल चढ़ा दी है। इब्तिदा हुई थी कि खातून से दिसंबर में आपने देखा होगा लड़की ने एक गाड़ी चढ़ाई थी डाकुओं पर, उसमें एक बहुत इंजर्ड हो गया था, उसको बाकायदा फिर डीजी रेंजर्स ने उसको तारीफ भी की। लेकिन अब जो हमारी लीडरशिप है वो भी हमने देखा है कि अब एतदाल से काम नहीं लेती है, वो भी अपनी सियासत में इंतहा पसंद हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है मैसेज भी होंगे, अब वो इतना रेजिस्ट करती है। लेकिन ये ट्रेंड जो है देखें अली, ये ट्रेंड आप लॉ एंड ऑर्डर आप अगर देखें, हमने याद होगा आपको सियालकोट लिंचिंग वाकया जो था 2 भाइयों का, आज तक जो है वो कौम उसकी उस खौफ से, उस अजाब से निकली नहीं है। हुआ होगा वो वाकया आज भी जहनों पर ताज़ा ही है। तो ये जो ट्रेंड होते हैं, जो वाकयात होते हैं, ये इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। इससे अगर आपने कानून इदारे, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर अपना कानून नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, आवाम अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये इससे अनारकी फैलेगी। छोड़ दिया जाता है। शहरियों का ये कहना है कि जी हमें इंसाफ की तो उम्मीद ही नहीं है, अगर ये या तो पकड़े नहीं जाएंगे, कानून के ऊपर, लॉ के ऊपर एतमाद ही नहीं है। यहाँ मैं एक और बात बहुत जरूरी है जिक्र, आप रिकॉर्ड निकाल लेना तो ये बात सही है कि अब ये हो रहा है, एक नया ट्रेंड आ गया है कि पुलिस वाले खासकर जो पकड़ा जाता है इस बंदे को, उसको अपनी गाड़ियां में बिठाते हैं और निशानदेही के बहाने लेके जाते हैं, और फिर पता लगता है कि उसके जो जिन लोगों को निशानदेही के से मुलजिम मारा गया। कराची में बहुत ये हो रहे हैं, इसको बाकायदा इसका एक्शन लेना चाहिए, ना सिर्फ अदालती तौर पे भी बल्कि हल्के भी हमारे इंतजामिया भी, कि ऐसा क्या वजह है। अगर आप मेरी बात की तस्दीक के लिए आप अपना रिकॉर्ड निकालें और आप देखिए मुतवातर ये हो रहा है कि आप मुलजिम को निशानदेही के लिए आते हैं और वो किसी की फायरिंग से जो है उसके दोस्तों के
जाता है, ना पुलिस को कोई इंजर्ड होता है बंदा, ना कोई और साथी इंजर्ड होता है, बस तो मुल्जिम मारा जाता है। अच्छा, कराची में जितनी डकैतियां हो रही हैं, जितनी भी डकैतियां हो रही हैं कराची में, उसमें आधी रिपोर्ट होती है और आधी रिपोर्ट नहीं होती है, और आधी इसलिए रिपोर्ट नहीं होती है कि जिन लोगों के घरों में डकैतियां होती है वो पुलिस वालों से भी डरते हैं कि वो उल्टा उन्हीं के ऊपर कोई चार्ज बनाएंगे। मसला है मुल्क में वो कच्ची एफआईआर पक्की एफआईआर का है। बिल्कुल, दो एफआईआर किस बात की होनी चाहिए? कंप्रोमाइज एफआईआर, जो पक्की कंप्रोमाइज होता है ना, इसमें कंप्रोमाइज होता है ना। फिर अगर ये आपने डायरेक्ट पक्की काट दी तो फिर तो अदालत में चले गए ना, गेंद तो अदालत में मोल तोल कर नहीं सकते, जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। एफआईआर प्रॉपर तरीके से वो फाइल, अगर एफआईआर का मसला सही हो जाए ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आधे क्राइम जो है कम हो जाए, आधे क्राइम्स जो है वो कम हो जाए। एफआईआर जो है उसको ही नहीं काटने दिया जाता, क्योंकि डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। जब भी आप पुलिस वालों से मदद की लिए अपील करते हैं या मदद को कहते हैं तो डेफिनेटली आपके जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि खुद आप ही ना फंस जाए। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर भी और दिन। लेकिन अभी गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब बात करेंगे खबरों की और शामिल करेंगे बहुत सारी खबरें। वहीं पर आपको बताऊं कि एक ऐसी खबर भी है जिसमें ये कहा गया है कि मैंने कोई बैंक लूटा है, चोरी की है, डकैती की है, सिर्फ शादी का ही तो कहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं इमरान खान साहब कि मैंने कोई रॉ से पैसे नहीं लिए हैं। हाँ। सारी जिंदगी में कुछ ही अरसा जो है वो खुशी का गुजारा है। हाँ। तो भाई आप लोग भी दुआ करें, यकीनन हम भी दुआ कर रहे हैं कि खान साहब की शादी हो जाए। बहरहाल अब कुछ जिक्र बलूचिस्तान का, जहां सियासी तूफान जो थमसा गया है, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की सनाउल्लाह ज़हरी को इस्तीफा दिलवाकर बलूचिस्तान असेंबली को टूटने से बचाने की कोशिश की है। और क्या अब इस इस्तीफे के बाद सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने का खतरा भी बढ़ गया है या टल गया है? बलूचिस्तान या सियासी साख की फिक्र, बलूचिस्तान के सियासी भौचाल का ड्रॉप सीन। सनाउल्लाह ज़हरी ने वजारत आला को खैराबाद कह दिया। कहते हैं इख्तिदार आने जाने वाली चीज है, वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से सूबे में खराबी पैदा हो। सनाउल्लाह ज़हरी का इस्तीफा आते ही अपोजिशन की तहरीक अदम वापस हो गई है। काबीना तहलील नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब कौन बनेगा नया वज़ीर आला बलूचिस्तान, फैसला जल्द होने का इम्कान है। सरफराज बुगटी, चंगेज मरीज, सालेह भौतानी और तारिक मक्सी मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि जवान के इंतखाब के लिए पहले अपोजिशन को चांस देने को भी तैयार है। तो बलूचिस्तान का सियासी भूचाल तो खत्म हो गया है और अब देखना यह होगा कि क्या इस सारी सूरत हाल के बाद सेनेट इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे या मामला कुछ और होगा। लेकिन इस वक्त एक खबर, और ये जो गुज़िश्ता कई रोज से सब पर भारी चल रही है, और वो है इमरान खान की शादी की तीसरी खबर के हवाले से, जिस पर गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने रोजा तोड़ डाला। चुप का रोजा तोड़ डाला, मुखालिफिन को खरी खरी सुनाई है बलूचिस्तान का मसला, इमरान खान की शादी और नवाज शरीफ के बयानात। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा फैसल वाउडा। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सर, आज बड़े सारे हॉट इश्यूज हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से। इत्तेफाक के आने से पहले ही मुस्ताफी हो गए, क्या उन्होंने हथियार डाल दिए सर, क्योंकि उन्हें लगता था क्या कि इनके खिलाफ तहरीक कामयाब हो जाएगी, और अब इस इस्तीफे के बाद जो सेनेट का इलेक्शन है वो मुलतवी होने का खतरा टल गया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी खतरा सर पर मंडला रहा है, ये बढ़ भी सकता है? देखिए जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं कई दफा रिकॉर्ड का हिस्सा टेलीविजन में बना चुका हूं, और मैंने ये पहले ही बता दिया था कि बलूचिस्तान हुकूमत नहीं रह पाएगी, क्योंकि नून लीग अपना पूरा मैंडेट जो है और रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो खो बैठी है। जैसे हमने पनामा में निकाल के फेंका है उनको, उसी तरह उनको पता है कि अभी वो तो 300 लोगों के धरने में पिंडी में उन्होंने हामिद खान से रेजिग्नेशन लिया, अभी रिजाइन करेंगे, उनको उठा के बाहर फेंक देंगे इस हुकूमत को, क्योंकि ये चाह रहे खुदकुशी करना और चाह रहे हैं कि फौज अंदर आ जाए और हमें जमहूरियत बचानी है। तो हम उस सिलसिले में अर्ली इलेक्शन के लिए कॉल करेंगे और आज से 35 दिन के अंदर अंदर हम उठा के इस गवर्नमेंट को भी बाहर फेंक देंगे। सही है। अच्छा, अब जरा ये भी बताइएगा, आप क्या समझ के सनाउल्लाह ज़हरी को इत्तेहादियों ने मुस्ताफी होने का मशवरा क्यों दिया, और क्या इस सारी सूरत हाल में JUI फे ने मुस्लिम लीग नून के साथ डबल गेम किया है, और क्या नून लीग बलूचिस्तान में टूटने से भी बच गई है, या फिर लगता है आने वाले दिनों में कुछ उखाड़ पुछाड़ होनी है? नून लीग बलूचिस्तान में खत्म हो गई है। सनाउल्लाह ज़हरी को और उसने अकलमंदी का फैसला किया, क्योंकि जो अदम अदा की तहरीक थी उसमें उसको उड़ा के फेंक देना था असेंबली के लोगों ने। और मौलाना फजल रहमान को तो आपको पता है, जो भी पैसे दे दे
जूते में पैसे रख के दे दें या ब्रीफकेस में रख के दे दें, वो ले लेंगे। तो किसी और ने ब्रीफकेस, मैंने सुना है कि मेरे ख्याल से इस बार जूते में रख के जरदारी साहब ने उनको कुछ ऑफर की है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कितने पैसे दिए हैं जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को? यार उनके जिस्म और उनके साइज के हिसाब से आप उनके पैसों का भी अंदाजा लगा लें। अच्छा जनाब, क्या जबरदस्त बात करें फैसल बाउडा साहब। सर अब कुछ बात कर लेते हैं मियां साहब की। ये हमारा नैरेटिव नहीं है बिल्कुल भी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। सर इस पे आप जो है वो कायम रहेगा। अब कुछ देर बाद जो है वो कुछ बात हो जाए मियां साहब की। अवाम की खिदमत करने पर तजलील करके घर भेजा गया, सजा पहले दी गई और इल्जाम अब ढूंढा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है और कौन ढूंढ रहा है इल्जामात फैसल बाउडा साहब? देखिए मियां आते हैं, उनके नाम है जमहूरियत का नाम नवाज शरीफ है, चोरी का नाम जमहूरियत है, बेईमानी का नाम जमहूरियत है, करप्शन का नाम जमहूरियत है, मॉडल टाउन में लाशें गिराने का नाम जमहूरियत है, डॉन लीग्स में फौज को बदनाम करने का नाम जमहूरियत है, अदलिया को गालियां देने का नाम जमहूरियत है और पैसे की लूट जमहूरियत है। इसको जमहूरियत कहते हैं। जो भी एहतसाब के अमल को लेकर आगे बढ़ेगा, जैसे तहरीक इंसाफ लेके पड़ी तो उनको तकलीफ शुरू हो गई है और उन्होंने जो काम किया, उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने नए प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि आपको कशकोल ना लेना पड़े। तो उससे पहले क्या झक मार रहे थे और क्या इनकी चोरी की पॉलिसी थी और अब पॉलिसीज बनेंगी। ये तो क्लियर वो अपने मुंह से कह रहे हैं चोर। अच्छा, कह रहे हैं कि 4.5 साल से वो तहरीकों का सामना कर रहे हैं, उनकी पार्टी तहरीकों का सामना कर रही है और अभी ये मामूल की बात हो गई है। तो फैसल साहब, अगर अब आप लोग या फिर ताहिरुल कादरी साहब या कोई और, तो मियां साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने ये साफ साफ बता दिया है। देखिए जी, मियां साहब को यही फर्क कह के और यही अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्हम्दुलिल्लाह से हमने उनको निकाल बाहर किया। इसी अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लेके हम कोर्ट में गए, पैनामा का इशू, और अल्हम्दुलिल्लाह जजेस ने सुनवाई की और एहतसाब किया और इंसाफ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको निकाल। तहरीक अब इनकी हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देगी। जो वो चाह रहे हैं कि अपनी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को बचा ले और अपनी बेटी को ये सरकार उनके हवाले कर दे, अपनी फैक्ट्री या अपनी खानदानी जायदाद समझ के, पाकिस्तानियों को भेड़ बकरी समझकर, वो अब नहीं होने वाला। 35 दिनों में नए इलेक्शन की तैयारी होगी। चले जी, हुकूमत बहाल होगी, नए इलेक्शंस की तैयारी होगी, लेट्स सी। बिल्कुल। अच्छा फैसल बाउडा साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिसने सोशल मीडिया पर जो है वो धूम मचा के रखी हुई है। वो डेफिनेटली है इमरान खान साहब की शादी के हवाले से। के बाद इमरान खान ने भी अब अपनी चुप तोड़ दी है। अच्छा नहीं होता कि इमरान खान साहब पहले ही बयान देकर मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दे देते तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट ही ना होती। सर, नून लीग में भागने का रिवाज है तो शादी उनको वैसी हजम नहीं होगी। तो जिस पार्टी में भागने का रिवाज बड़ा जबरदस्त हो और उसके लिए शादी या सुन्नत से रिलेटेड चीजें जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है हजम करना। नंबर 1। नंबर 2 ये कि तवज्जो दिलाना शुरू करूंगा। मैं नहीं कहना चाहता ना मैं बोलना चाहता हूँ इस किस्म की बातें जो वो कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसी बातें करें। इमरान खान साहब की जात से लेकर देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब की भी हिस्ट्री मौजूद है, हमजा शहबाज की भी हिस्ट्री मौजूद है, कुछ लोगों की भागने की भी हिस्ट्री मौजूद है, मुर्गी अंडे जल्दी अंडे दे देती है उसकी भी हिस्ट्री मौजूद है। तो अगर तक जाएगी और हम नहीं चाहते कि उस जगह तक जाएं जहां लोग अपनी शक्ल ना दिखा सकें और मुल्क छोड़ के पहले की तरह भगौड़े भाग गए थे वैसे ना भाग गए। जो कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारते। हम तो सुन्नत और रसूल के की सुन्नत और इस्लाम के मुताबिक चीजें कर रहे हैं। शायद उनको ये अच्छा लगता कि हम भाग जाते और भगा लेते और चीजें उस तरीके से कर लेते तो वो हमारा ज़र्फ और हमारा इस्लाम हमें इजाजत। चले, आप ये कह रहे हैं कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब ये ना कि मुखालफिन तो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं खान साहब की तीसरी और नून लीग की पूरी क़यादत है। फैसल बल्कि आबिद शेर अली साहब हों या फिर वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह हों या कोई और हो नून लीग का लीडर, सब इमरान खान की शादी पर तनकीद कर रहे हैं। वजह क्या है आखिर? राना से पूछे, पहले डॉक्टर से पता करके बताएं कि उनके वहां बच्चे बहुत जल्दी पैदा होते हैं, मुर्गी जल्दी अंडे दे देती है, लोग भाग जाते हैं, नफरत फौज की क्यों है, पहले उसकी वजाहत कर दे। मैं सारी वजाहतें कर दूंगा जो सवाल उनके। सही जी, ठीक है। बहुत फैसल बाउडा पीटीआई रहनुमा इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की और डेफिनेटली एक हॉट टॉपिक है इमरान खान साहब की शादी के हवाले से जिसके ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो बातें की हैं और डेफिनेटली उनके मुखालिफिन तक ये बातें पहुंचने का उन्होंने स्टांस लिया है और खान साहब की शादी के हवाले से दोनों जानिब से इसी तरीके से जो है वो बातें हो रही है, तनकीद हो रही है। लेट्स सी अब होने क्या जा रहा है। एक चीज अच्छी है कि मरियम नवाज साहिबा हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो, इन दोनों से जब सवाल किया गया इमरान खान की शादी के हवाले से तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये निजी मामला है, ये फैमिली मैटर है, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, किसी की पर्सनल लाइफ को जो है वो टारगेट। बहरहाल सब लोगों को ये चाहिए कि ये पर्सनल लाइफ होती है, शादी करना ना करना, इस पर जो है वो कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। चलें जी, इसी के साथ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब कुछ बात करेंगे हम खाने पीने के हवाले से। तो जनाब, खाना पीना तो तकरीबन हर किसी का शौक ही बनता जा रहा है। पहले शायद लोग खाना सिर्फ पेट भरने के लिए तो खाने का शौक लोगों में इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपने ही पेट पर रहम नहीं करते। कुछ खाने पीने में कतराते हैं और कुछ अपना वजन कम करने के लिए खाते हैं। बहरहाल इसी हवाले से अहमद ज़ियाउल हक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप वो रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आया, लेकिन जो भी खाया क्या वो हजम हो पाया? दुनिया में लाखों अफराद ऐसे हैं जिन्हें मखसूस किस्म की ग़िज़ाएं पसंद होती हैं और वो उसे ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ अफराद अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा ग़िज़ा खाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मोटापे पर काबू पाने और अपना वजन कम करने के लिए खाने पर हाथ हौला रखते हैं। लेकिन आलमी इदारा सेहत लोगों की इस खास किस्म की आदत या मसले को एक बीमारी के तौर पर तस्लीम करने जा रहा है। आलमी इदारा सेहत ऐसे अफराद को फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर नामी बीमारी में मुब्तला करार दिए जाने का फैसला कर चुका है, जिसकी हतमी मंजूरी रवा साल मई में दिए जाने का इम्कान है। आलमी इदारा सेहत ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें सिफारिश की गई है कि हद से ज्यादा या इंतहाई कम मिकदार में खाने या पीने का इंसानी वजन या खुदखाल नहीं। ख्याल रहे कि मखसूस ग़िज़ा खाना या उसे पसंद करना ज्यादातर बच्चों या कम उम्र अफराद की आदत। ज्यादा खाने और पीने की आदत में ज्यादातर वो अफराद मुब्तला होते हैं जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर खाना या पीना करते हैं। कई माहिरीन सेहत इस आदत को जहनी बीमारी समझते हैं, ताहम अब आलमी इदारा सेहत ने इसे बीमारी मानने की सिफारिश कर दी है। चले जी, क्या जबरदस्त रिपोर्ट बनाई है अहमद ने, और बिल्कुल हमें तो WHO की रिपोर्ट्स ने कि किस तरीके से ज्यादा खाएं तो मसला। अहमद ने इतनी मेहनत की है कि एक इंकशाफ लेके आया, वो WHO की रिपोर्ट्स लेकर आया है कि जी हैरान कर दिया, ज्यादा खाएं तो मसला, कम खाएं तो मसला। लेकिन ये मसला नहीं रहा। साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है जनरल फिजिशियन और डाइट कंसल्टेंट डॉक्टर अरीश ने, जिनसे करेंगे हम ढेर सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। हाँ, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये आपने रिपोर्ट देखी और बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट है, क्योंकि या तो लोग ज्यादा खा के खुश होते हैं या फिर जी हम डाइट कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसको कैसे डिफाइन करें? मसला कम खाना है, मसला ज्यादती जो है वो चाहे कम खाने में ज्यादती कर जाए कि बिल्कुल ही ना खाएं, ज्यादा खाने में ज्यादती करें। बेसिकली हम लोग करते हैं इसको डिफाइन एज मैल नरिशमेंट, यानी कि आप कोई भी वो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, या आप उसको ज्यादा आपको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, या आपकी डाइट में वो चीज़ें हैं ही नहीं, इंक्लूडेड ही नहीं है, आपको इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ले सकें। सही। तो वो दोनों चीज़ें मैनेज। अच्छा, ये एक परसेप्शन है कि हाई कार्ब्स अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, इससे बेहतर ये है कि आप प्रोटीन डाइट लें। देखिए, एक चीज़ जो है मेजर हमारे कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, फैट है, ये हमें तीनों रिक्वायरमेंट है पूरी, लेकिन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट हमारी फंक्शनल जो चीज़ है वो ग्लूकोज है, जो कार्ब होता है, ठीक है। अगर जब तक वो नहीं होगा हम फंक्शन नहीं कर सकेंगे, हमारे एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे। अच्छा, मसल हमारा जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है उसके ऊपर मसल है, वो प्रोटीन बेस्ड है, तो आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। जितनी नर्व्स हैं हमारी वो फैट बेस्ड है, तो अब आप उसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतना मिले, और जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो पता कैसे चलेगा कि बिलफर्ज पता कैसे चलेगा कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे क्या पता कि कितने कार्ब्स की जरूरत है, मुझे कितनी एक्सेस प्रोटीन हो जाए तो फिर वो आपको इन्फेक्शन बना देती है। और हर किसी का हार्मोनल ऑर्डर जो होता है वो अलग डिफरेंट होता है। लेकिन सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ वो होती है जब आप ज्यादा अरसे तक डिजीज फ्री रहें, यानी कि आपको कोई बीमारी ना लगे, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हों, आप अपनी डेली एक्टिविटीज जो हैं वो आप नॉर्मल तरीके से कर सकें, आपको कोई इसमें डिफिकल्टी ना हो। अगर एक इंसान ये कर रहा है पूरा, तो इसका मतलब है कि वो अपनी डाइट में चीजें न्यूट्रिशन पूरी ले रहा है। आपकी बॉडी ट्रिगर करेगी, सिम्टम देगी कोई, अगर कहीं भी कोई अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि अगर वो एक प्लेट चावल खाते हैं तो उनके जिस्म पे अलग 5 प्लेटें रही होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 रोटी जिस्म पे 1 रोटी लग रही होती है, तो ये क्या वजह है? देखिए, हमारी जो पूरा मैदा है, इंटेस्टाइन है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया, जिसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं अपनी मेडिकल टर्म में, ठीक है। अगर वो आपका सही फंक्शन कर रहा है, ठीक, तो आपकी वो ऑटोमेटिकली जो आपको चीज़ें नहीं रिक्वायर वो निकाल देगा, और जो न्यूट्रिशन रिक्वायर है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, सही। जो लोग कहते हैं ना कि पानी पीते हैं घी लगता है, तो वो उनका नॉर्मल फ्लोरा वर्किंग नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए जिनका नॉर्मल फ्लोरा वर्किंग नहीं कर रहा और वो पानी पीते हो तो उनको लगता है कि घी लग गया, तो उसके लिए फिर उनको क्या करना चाहिए? बहुत एक तो हम लोग उसको फिर वही करते हैं कि एक्सेस उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, अंडरलाइन कोई इशू है, मेडिकल इशू है,
या उनकी ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हैं। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसको ज़रा ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिएगा कि अगर आप थोड़ा सा भी खाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो ये भी एक डिजीज़ है, इसके लिए भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मतलब ये कोई मिथ नहीं है कि जी हम खाए जा रहे हैं, थोड़ा सा भी खा रहे हैं तो हमें लग रहा है, मतलब इसके लिए भी आप कंसर्न कर सकते हैं। बिकॉज होते हैं मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो वाकई में अगर पूरी मेंटेन करें तो वो इतना ज़्यादा नहीं खा रहे होते, कैलोरी इनटेक इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर वही बात है कि टाइमिंग, ठीक है, आप किस वक्त खा रहे हैं, आप मॉर्निंग का फर्स्ट मील अपनी किस टाइम पे ले रहे हैं, रात की मील किस टाइम पे ले रहे हैं, फिर आप उसके जो उसमें क्या खा रहे हैं। मील की टाइमिंग आपको सेट करनी पड़ती है, क्वालिटी सेट करनी पड़ती है, क्वांटिटी सेट करनी पड़ती है। आपको कोई मतलब दवा वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती। फिर वही बात है, हमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर कोई अंडरलाइंग आपको मेडिसिन लेनी है तो वो लेनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जैसे सिम्टम्स होते हैं कुछ बॉडी में, आपको सिम्टम्स पता लगने लगे कि आप डिसऑर्डर का शिकार हैं। फीमेल्स में तो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो उनके फेस पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगा, उनका मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। फीमेल्स का तो यूं ट्रिगर होता है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, क्योंकि मेल्स में ट्रंकल फैट नॉर्मल एक बंदा होगा, विसरल फैट भी जल्दी आ जाता है, अगर अल्ट्रासाउंड कराएं तो लिवर पे वैसे ही आ जाता है, फैटी लिवर आ जाता है। तो वो देखना पड़ता है कि वो एक नॉर्मल की वजह से हो रहा है या उनकी हैबिट्स खराब है। स्मोकिंग जो करते हैं उनको भी ये इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका भी फैट लिवर जो है फैट स्टोरेज पे चला जाता है। एक्सरसाइज नहीं करते तब भी हो जाता है। अच्छा एक्सरसाइज की आपने बात की, कुछ लोग ये कहते हैं जी हम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन खाना शाना जो भी दिल करे वो हम खा लेते, पराठे भी खा लेते हैं, चावल भी, से बगैर एक्सरसाइज के, बगैर कि आप जिम जाएं, बहुत लंबी लंबी 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की आप रोजाना वॉक करें, ऐसी डाइट है वाकई में कि अगर आप उसको बैलेंस करें तो आपको एक्सरसाइज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल है ऐसी डाइट, बिकॉज देखें हमारे जो होते हैं वर्किंग मदर्स हैं या जो घर पे मदर्स होती हैं, जिम नहीं जा सकती, मेल्स का ये होता है कि थोड़ा सा फिर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिम तक। उनको मैं कहती हूँ कि बैलेंस करें और उनका वेट मेंटेनेंस पे भी जाता है। लेकिन बात वही है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट के पास। कुछ लोग अपना वेट लूज करने के लिए जो खास तौर पे मोर देन 100 kg वाले होते हैं, वो लोग हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, इस तरीके से में अपना वेट जो है लूज करते हैं। ये सही होता है? अच्छा देखें, हाई प्रोटीन डाइट इज अ गुड डाइट, क्योंकि हम लोग जब प्रोटीन ले रहे हैं हमारे मसल तो सेफ हो गए, ठीक है। उसको जब कार्ब बनाना है तो बेसिकली प्रोटीन एंड फैट बर्न कर के में जो पूरा प्रोसेस होता है, सही, ठीक है। तो अगर आपने फैट भी थोड़ा सा लिमिट कर दिया, कार्ब्स आप ले रही हैं, कार्ब की रिक्वायरमेंट है, आपने प्रोटीन ली, फैट आपकी बॉडी से निकलेगा, कार्ब बनेगा, आप एनर्जी लेंगे, ठीक है। ये आप लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लाइफ लॉन्ग, देखिए हमेशा जब भी कोई डाइट करें ना उसको आप ब्रेक्स देखें, लाइक मैक्सिमम आप करें, फिर आप नॉर्मल कोई चीट मील करें, कोई थोड़ा सा नॉर्मल खाना खाएं, बिकॉज अदरवाइज आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है लो कैलोरी चाहिए। लो कैलोरी पे वर्किंग करने की कुछ होते हैं ना, हम खाते नहीं है, वो भी एक ये होता है कि लो कैलोरी पे आपकी बॉडी वर्क करे, उसकी नॉर्मल रूटीन बन जाती है कि कम खाना खाना। अच्छा अब जो WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कि अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो भी आपके लिए मसला है, कम खा रहे हैं तो भी आपके लिए मसला है। अगर इस रिपोर्ट के बारे में ही हम बात करें तो डेफिनेटली इसको बीमारी भी हम कह सकते हैं कि ये एक बीमारी डिजीज़ बना देती है, और डेफिनेटली फिर वो आपका लिए एक मसला ही होता है कि आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे। तो इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अब बैलेंस डाइट का जो जनरल बैलेंस डाइट है, मतलब मुझे डाइट नहीं करनी लेकिन हमने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है, तो हमारा फिर डाइट प्लान क्या होगा? ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हर एक को कहती हूँ, आपने फर्स्ट मील जो है ना वो सुबह अर्ली लेनी है, 9:30 9-10 से पहले अपनी, यानी कि जो आप नाश्ता करते हैं, और वो प्रॉपर होना चाहिए जिसमें सारे कंपोनेंट्स हों, आपका फैट भी हो, कार्ब भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, और आप डेयरी को ऐड करेंगे जरूर, ठीक है। आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आप जो है स्नैक बीच में जरूर करें, और फिर लंच करें। लंच में आप अपनी कार्ब की एंड फैट की क्वांटिटी कम कर देंगे। ये जो ब्रेकफास्ट है इसमें पराठे की अहमियत कितनी है, मुझे प्लीज ये जानना है, क्योंकि हमें तो यही कहा जाता है जी ब्रेड के साथ में कोई फायदा नहीं होता, आप हेल्दी, मैं नहीं यूज करती इसलिए पराठा। देखा अगर आप जल्दी नाश्ता कर रहे हैं और आपका बिल्कुल, अब जैसे BMI हम करते हैं बहुत ज्यादा, आप 30 नहीं है, आप पराठा ले सकते हैं, सही, ठीक है, लेकिन आप पराठा खाएंगे वही 9:30 से पहले। लेकिन कुछ लोग करते हैं ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा ना ऑयली चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद करते क्या है 11 या 12 बजे के टाइम, सुबह के टाइम वो लोग वीकली आते हैं। मैंने कहा ना आप एक डाइट पे नहीं रहते, सही, ठीक है। फिर वेट आपका जो है चेकअप होता है कि आपका वेट कहाँ पे, कहीं कभी कभी होता है कि जब आप लूज कर रहे होते हैं या गेन कर रहे होते हैं, कहीं आके रुक जाता है वो, सही, ठीक है, उस पर भी वरी करना
क्या है, तो आप जब आप काउंसलिंग हो रही है, कोई मोटिवेशन आपको मिल रही है, तो आप जरा रहते हैं कि मैं करता रहूं। सही। अच्छा डॉक्टर रीच, बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या उनकी बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो उनको फ़ौरन से जब वो किसी डाइटिशियन के पास जाती हैं तो जाके कहती हैं कि हमें जो है अपना वेट लूज़ करना है और हमें फ़ौरन से दुबले होना है। तो ये जो फ़ौरन से दुबले होने वाला फॉर्मूला है ना, इसको ज़रा डिस्क्राइब करें कि फ़ौरन से आप वेट तो गेन कर सकते हैं बट यू कैन नॉट बी स्लिम एज मोटे और जब सुबह उठे तो पतले। और फिर उसके बाद ये होता है कि वेट तो उनका शायद बहुत सारी चीज़ों की वजह से, आर्टिफिशियल थिंग्स की वजह से या गलत मेडिसिन की वजह से भी लो हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उनकी ताजगी नहीं रहती, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती, वो एनर्जेटिक नहीं रहती। ये क्या वजह है? हेल्दी वेट लॉस आप कहीं भी पढ़ लें 3 to 5 kgs, यानी कि अराउंड अबाउट 11 pounds सही है, विद इन अ मंथ, नॉट विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ। और इसका मतलब है कि आप 3 अगर आप लोअर लिमिट रखें तो आप 1 kg भी पर वीक नहीं लूज कर रहे हैं। और हम कहते भी ये कि अगर आप नॉर्मली डाइट से 500 कैलोरीज अपने रिड्यूस करें तो यू लूज 1 pound। 1 pound अप्रोक्सीमेटली हाफ kg है, नॉट इवन अ फुल kg। तो अगर आप हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप 3 मैक्सिमम लूज करेंगे, इससे ज्यादा लूज नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा, चूंकि डाइट हमारी जो है वो शख्सियत पर भी बड़ा असरअंदाज होती है, खासतौर पर स्किन पर। और फीमेल्स का तो सबसे बड़ा मसला होता है कि भाई पिंपल हो गए या जो है वो झुर्रियां आ रही हैं इस वजह से। तो डाइट प्लान के जरिए आप इन पर भी काबू पा सकते हैं। देखिए, अगर वाटर इनटेक आप सही रखेंगे ना विद तो आपकी स्किन नहीं खराब होगी। इशू क्या होता है, और मिनिमम वाटर कितना इनटेक होना चाहिए? देखिए 8 ग्लासेस जो है ना मिनिमम, ठीक है। हम लोग बेसिकली हम कहते हैं 60 kgs पे 2 लीटर्स आपने लेना है, तो 60 kgs पे 2 लीटर्स, दैट मींस 30 kgs पे 1 लीटर राउंड अबाउट, ठीक है। आप इसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप अपना वेट देखेंगे, एडजस्ट करें। ये भी बड़ा होता है कि जब कहा जाता है कि जी पानी ज्यादा पिए, तो जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं स्किन के मामलात में, वो पानी जो है वो इतना ज्यादा पीते हैं, 10 दिन में लड़कियां पानी पी रही होती है, उससे किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, वाटर इंटॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि आपने इतना लेना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप अगर पानी पीते जा रहे हैं और आपको स्वेटिंग नहीं हो रही, सर्दियों का मौसम है, यूरिन आउटपुट आपकी कम हुई है, तो आपने कहाँ स्टोर करना है? कहाँ स्टोर करना है? डेफिनेटली उसका असर आपकी किडनी पर पड़ता है। चलें, खाने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान खानों के हवाले से ही मशहूर है और मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान का जब रुख करते हैं तो वो खाने की वजह से ज्यादा रुख करते हैं। बहरहाल डॉक्टर रीच, आप हमारे पास आई, हमारी मेहमान बनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खाने वाफिर मिकदार में दस्तयाब होते हैं, मल्टीपल आपको जो है वो डिशेज मिलेंगी पाकिस्तान में। आपको जो है वो देसी फूड भी मिलेगा, आपको इटालियन फूड भी मिलेगा, आपको अरबिक फूड भी मिलेगा। और यही वजह है कि जो सैयाह पाकिस्तान का रुख करते हैं वो पाकिस्तान के पुरफिजा मकामात को तो देखकर आते हैं। बहरहाल आगे पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहेगी इस पर भी बात करेंगे, और अब तक के जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें परफॉर्मेंस के जो खराब रही है उसकी वजूहात की हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी। याहिया, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे स्टूडियो। सबसे पहले ये बताइएगा, ना टॉप ऑर्डर चल रहा है ना मिडल ऑर्डर चल रहा है बैटिंग में, फकत लोअर ऑर्डर चल रहा है और वही लाज रख रहा है। देखें, यही उम्मीद थी आपको आपकी टीम से, न्यूजीलैंड में इसी परफॉर्मेंस की आपको उम्मीद, जो डर था, जो खौफ था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को लेकर, वो अब आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। और आपको हैरान होने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपकी न्यूजीलैंड में या फिर गैर मुल्की सरजमीन पर ऐसी ही कुछ परफॉर्मेंस रही है। इस वक्त टॉप की जो 6 टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट की के खिलाफ खेल रही हैं और जो विजिटर टीम है वो स्ट्रगल कर रही हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड को स्ट्रगल करते हुए देखा, साउथ अफ्रीका में इंडिया को स्ट्रगल करते हुए देखा, पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी टीम क्यों स्ट्रगल कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब कमज़ोर टीमें आती हैं या यूएई की सीरीज़ होती है तो हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आती है कि सारे जो है तराना गाना शुरू कर देते हैं। और अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग में देखिएगा तो है वो रखकर एक टांग से छक्का मार रहे होंगे और जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जाएंगे। ये शोएब मलिक जिनका बल्ला नहीं निकल रहा बाहर। जब पाकिस्तान मैच लूज कर गया तो मोइन खान से हमने बात की तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही, न्यूजीलैंड में हमेशा से ऐसे होता है। न्यूजीलैंड में हमेशा और न्यूजीलैंड में मोइन खान की बात कर रहे हैं, 2000 में मोइन खान पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे और उसमें ये हुआ था कि उस दौरे में एक मैच में 2 खिलाड़ी वापस आ रहे थे, न्यूजीलैंड जा रहे थे और एंड में ये हुआ था 2 टेस्ट मैचों के बाद कान पकड़ लिए थे मोइन खान ने और तीसरा टेस्ट मैच वो खेले ही नहीं थे। अच्छा। तो न्यूजीलैंड में तो ये भी हो चुका है। अगर हम की बात करें तो बॉलिंग के हवाले से कहते हैं जी बॉलिंग तो हमारी बड़ी बेहतर चल रही है और अभी जो स्टैट्स आए उसमें कंसेक्टिव हमने कोई नो बॉल्स भी नहीं किए और इससे पहले ये सिर्फ 1989 में हुआ था। तो बॉलिंग आपको लगता है कि वाकई बेहतर है या बॉलिंग लाइन के ऊपर भी मजीद काम करने की जरूरत है, क्योंकि हसन अली ने अगर बैटिंग करके लाज रखी तो फिर वो बॉलिंग में नहीं
अकरम की आप जहाँ तक बात कर रही हैं तो वसीम अकरम नो डाउट बहुत बड़े बॉलर थे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग है, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है, मैं शायद इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। क्योंकि आपकी अगर बॉलिंग लाइनअप में आप बॉलर देखें तो कोई बॉलर जो है 140 पे गेंद कर नहीं रहा आपके पास। और जो सबसे ये तो पिचेस फेवर में जा रही हैं। देखिए आमिर इसलिए नहीं कर रहे कि वो ब्लू आइड बॉय हैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के, जो उनके अभी 40 मैच होने वाले हैं, उनकी 60 विकेटें नहीं है। जितने मोहब्बत, जितना प्यार, जितना खुलूस आपने आमिर को दे दिया, वो खुलूस आप सोहेल खान को नहीं दे रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बॉलर थे, आपने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया। ये आमिर यूएई में मौजूद नहीं थे, श्रीलंका के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज में हम 5-0 से जीते थे। आमिर नया बॉल कर रहे हैं, आमिर की परफॉर्मेंस आपके सामने है। आमिर ने सिर्फ 1 विकेट सेकंड मैच में हासिल की, 2 टेस्ट मैच श्रीलंका पर वो विकेट नहीं ले सके थे। यहाँ पर 2 मैचों में उनके क्रेडिट पर 1 विकेट है। क्यों आमिर ड्रॉप नहीं हो सकते पाकिस्तान टीम से? क्यों अजहर अली को आप ड्रॉप नहीं कर सकते? आप बहुत खुश हो रहे हैं कि जी हसन अली ने जो है वो बोर्ड इंतजामिया का नैरेटिव ये होता है कि चूंकि वैसे ही हमारे पास बॉलर्स अनफिट हो रहे हैं, दस्तयाब नहीं है, तो आमिर को हम हर सूरत सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब आपके जो कोच है मिकी आर्थर साहब, उन्होंने भी आपको एक ट्रक के पीछे बत्ती लगा दी है फिटनेस की, और उसके पीछे लगा दिया आपको। और मिकी आर्थर साहब जो है वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने उमर पाकिस्तान टीम से बाहर निकाल दिया, लेकिन आपकी टीम की फिटनेस का स्टैंडर्ड ये है। कल मैं हैरान था कि लोग फखर जमान की फिटनेस पर करता है, इस पर भी बात करनी है। अभी एक ब्रेक लेनी है और उसके बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। सो स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। आज पर मॉइस्चर होगा, सुबह थोड़ी नमी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इन पिचेस के ऊपर अगर आप मैच देखें, यहाँ पर आपके बॉलर 140 से ऊपर नहीं जा रहे, और वहां पर उनके पास जो बॉलर है फर्गूसन, वो 145 पे नॉर्मल बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, वो 140 है। उनके पास टिम साउथी है जो 12 साल से क्रिकेट खेल रहा है, वो इतनी तेज गेंद कर, उनको आपकी वीकनेस का पता है कि आपको शॉर्ट बॉल पर वजह क्या है। जब ये मुत्तहिदा अरब अमारात की पिचेस पर 140 प्लस करा सकते हैं आमिर, तो वहां पे क्यों नहीं करा पा रहे? मुझे नहीं लगता कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कंसिस्टेंटली बॉलिंग की है। जो अफसोसनाक पहलू है इस टीम का वो ये है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो मैन को पता है वो कुछ करें या ना करें, अगला मैच भी उन्होंने खेलना है, और लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं उनको आप जो सलाम नहीं किया किसी ने, उनको आप बाहर निकाल देते हैं। किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनको आपने टीम से बाहर निकाल दिया। जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा, जब तक आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पॉन्स नहीं देंगे, जब तक आप का जो सिचुएशन है इस वक्त वो ये है कि हमारे खिलाड़ी अपनी क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे। कोई जो है वो लीग खेलने के लिए जा रहा है गैर मुल्क में, जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान से खेलने के लिए आ जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अभी न्यूजीलैंड में जो भी परफॉर्मेंस हो, अभी ये क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन उसके बाद पीएसएल आएगा, और पीएसएल में यही खिलाड़ी जो है स्टार बने हुए न्यूजीलैंड में कुछ नहीं कर रहे, छक्के मार रहे होंगे पीएसएल में क्या होगा ये तो पीएसएल में पता चलेगा। उसका फाइनल कराची में होगा, नहीं होगा, डाउट है। और नजम सेठी साहब बातें कर रहे हैं, कभी उन्होंने कहा कि कराची में फाइनल होगा, फिर अभी वो आए थे डीजे रंजन से मिले, से मिले, वजीर आला सिंध से मिले, लेकिन अभी भी काफी कंसर्न है कि ये फाइनल कराची में हो। सही। अच्छा, फाइनल पीएसएल का हो या कोई भी हम क्रिकेट के किसी भी सीरीज के बारे में बात करें, हमेशा हमारे वैसे तो बहुत सारे लूप होल्स हैं टीम के अंदर के परफॉर्मेंस के और दीगर चीज़ों के, लेकिन बैटिंग जो है वो हमेशा स्ट्रगल करती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इस दफ़ा जो है वो अजहर अली, हफीज़ और हमारा जो इन्हिसार था वो शुएब मलिक पे था, लेकिन तीनों ने कोई खास मैं अब अज़राए मजाक आपसे कहूँ या क्या कहूँ, आपने कहा लूप होल्स तो हमारे पास बहुत सारे, चाहे सियासत जिंदगी में हो, हर जगह लूप होल्स आपके पास मौजूद है। और जहां तक आप बात कर रही हैं अजहर अली की, जहां तक आप बात कर रही हैं मोहम्मद हफीज की, हमें हर सीरीज में कोई ना कोई बकरा चाहिए। पहले हम बात कर रहे थे मिसबा को टीम से निकाल दो, वो 40 साल के हो गए, यूनुस को टीम से निकाल दो, अब किसको निकालेंगे? अब हारेंगे तो किसी न किसी पे तो हाथ डालना है। इस दफा टीम में जो है वो बकरा कौन है और किसके ऊपर जो है वो छुरी गिरती है? सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया में मौजूद थे और बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता रहे थे, बातें भी कर रहे थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब जो तीसरा मैच होने जा रहा है उसमें हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ है। तो बहरहाल अब हम जो है स्टार की बर्थडे के हवाले से आपको बताते हैं कि 44 साल के हो गए हैं ऋतिक रोशन 44 साल के हो गए हैं। और जैसे ही उन्होंने, हमने देखा था कि बॉलीवुड में एंट्री दी थी तो शानदार एंट्री दी थी।